To raise a mass of 100 kg, a man 60 kg fastens a rope to it and passes the rope over a smooth pulley. He climbs the rope with an acceleration of 5g/4 relative to rope. एक्सेलरेशन जो है वो रोप के रिस्पेक्ट में 5g/4 है। अच्छे से पढ़ लीजिए, तो टेंशन इन द रोप निकालना। समझ में आ गई बात? पढ़ो पहले। इन ऑर्डर टू रेज अ मास ऑफ 100 kg, अ मैन ऑफ 60 kg फास्टन्स अ रोप टू इट एंड पासेस रोप ओवर ए स्मूथ पुली। ठीक, और रोप पर चढ़ने लगा। क्यों चढ़ने लगा इस तरह समझो। 60 किलो का बंदा है, लटक भी जाएगा तो 100 किलो का मास नहीं उठ पाएगा दूसरी साइड से। तो टेंशन बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेंगे कि नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ। ये पिछली बार हमने सीखा है कि रस्सी पकड़ के ऊपर एक्सेलरेट करेंगे तो टेंशन बढ़ जाता है, m/g+a हो जाता है। रस्सी पकड़ के नीचे एक्सेलरेट करेंगे तो m/g- a हो जाता है। इसलिए मजबूरी है उसके ऊपर एक्सेलरेट करना। तो रस्सी के रेस्पेक्ट में 5g/4 से एक्सेलरेट कर रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक, तो बताइए कि टेंशन कितना होगा रोप में अगर वो मास उठने लगा तो सबसे पहले हमने बनाया है ये मुक्त चित्र यानी फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में 100 किलो का लोड दिख रहा होगा आपको। अब मान लीजिए उठने लगा तो इसकी ए एक्सेलरेशन मान ली हम लोगों ने। ठीक है, अब अगर इसकी ए एक्सेलरेशन हो गई तो दूसरे साइड रोप की एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी बताइए? ए होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अरे होगी कि नहीं होगी? तो ये जस्टिफाइड समझ में आ गया। अब पहले इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम का इक्वेशन देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। इसका इक्वेशन क्या होगा बताइए डायग्राम का? इट इज t - 100g = 100 है। बोलिए होगा कि नहीं होगा? होगा? अरे बोलो भाई। अब आ जाओ हम बात करते हैं किसके बारे में? आदमी के बारे में। लेकिन आदमी में थोड़ा सा लोचा ये है कि आदमी का एक्सेलरेशन रोप के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो पहले हम रिलेटिव एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रोप कितना दिया हुआ बताइए? 5g/4। किधर दिया हुआ? ऊपर की तरफ। लिख दिया। इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन ऑफ मैन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ रोप। लिख दिया। एक्सेलरेशन ऑफ रोप उधर लाके जोड़ दिया हमने। किधर? RHS में। ये देखिए RHS में जोड़ दिया। तो एक्सेलरेशन ऑफ मैन हो गई 5g/4j प्लस एक्सेलरेशन ऑफ मैन। जे माने वर्टिकली अपवर्ड। रोप की एक्सेलरेशन आदमी की तरफ किधर है बताइए? नीचे है, -aj लिख सकते हैं उसको। नेगेटिव है ना, देखिए ना नीचे की तरफ है तो -aj लिख सकते हैं। तो कुल मिला के आदमी का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना आ गया? 5g/4 - a × j यानी 5g/4 - a। नेट अपवर्ड एक्सेलरेशन इज 5g/4 - a। नेट अपवर्ड ही हुआ ना ये, अगर मैं अपवर्ड को पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ तो। अब आदमी का FBD, चूंकि एक्सेलरेशन आपने नेट अपवर्ड पॉजिटिव ले लिया है तो आप लिखेंगे टेंशन माइनस आदमी का वेट यानी 60g = मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना आदमी का? 60। एक्सेलरेशन कितनी है? 5g/4 - a। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम पहले ए निकालेंगे और उसको पुट करके फिर हम टेंशन निकालेंगे, जो कैलकुलेशन यहाँ पे किया हुआ। ये रहा रिक्विजिट अपना जो कैलकुलेशन है। टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 1218 न्यूटन के आसपास। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन बिना जाने इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, इवन तो फ्रिक्शन का यूज़ हुआ है इसमें। क्वेश्चन 2 पार्ट में है। पहले है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्योंकि कोलिजन हो रहा है वहाँ, ठीक, और उसके बाद एक सामान्य सा फ्रिक्शन है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स जब दे दिया तो आपको कुछ कैलकुलेशन फ्रिक्शन का निकालना नहीं है कैलकुलेशन करने के लिए। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे आते हैं कि आपका एक बॉडी है जिसका मास कितना है? m है। तो देखिए ये आपका बॉडी है जिसका मास है m, सही है। इसकी वेलोसिटी कितनी है भाई साहब? इसकी वेलोसिटी है u, सही है। ये एक और बॉडी रखा हुआ है यहाँ पे रेस्ट में, इसका मास कितना है? आइडेंटिकल बॉडी है तो जाहिर सी बात है इसका भी मास क्या होगा? m ही होगा। ठीक, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है। अब ये देखिए पिक्चर हो गया कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद ये दोनों जुड़ गए तो अब टोटल मास हम लोग बोल देते हैं कितना बताइए? टोटल मास को हम बोल देते हैं 2m, सही है। सबसे पहले इसकी वेलोसिटी निकालनी है हमें, तो इसको v0 लिखता हूँ मैं। ठीक, तो मेरा इक्वेशन क्या होगा बताइए? मेरा इक्वेशन होगा mu हो गया इनिशियल मोमेंटम और 2m × v0 हो गया फाइनल मोमेंटम। बोली सही है। तो इससे हमारा v0 कितना आ जाएगा बताइए? mu/2m होगा तो u/2 होगा ना। हाँ, तो u/2 लिख देते हैं। ये हो गया हमारा v0 निकल गया। उसके बाद से काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम है। अगर इसके बाद इस पर फ्रिक्शनल फोर्स F लग रहा है तो इसकी रिटार्डेशन कितनी होगी बताइए? व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द ब्लॉक मूविंग अंडर फ्रिक्शनल फोर्स F? मास दिया हुआ बॉडी का आपके पास, रिटार्डेशन हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाई 2m। मास 2m है ना जी? अरे बोलिए भाई, मास 2m है? ओके, अब सुनिए, अब आप इक्वेशन लगाइए। हाँ, तो अब हम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगाएंगे। इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स क्या है? फाइनली इसको रुक जाना है तो 0², इनिशियल वेलोसिटी है v0² और उसके बाद हो जाएगा -2 × एक्सेलरेशन × s और इससे s निकालना बस। हाँ, माइनस होगा, एक्सेलरेशन अभी डालेंगे ना नेगेटिव में, अभी तो फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना बेवकूफ़। चलो क्या हो जाएगा बताओ? -v0/2 का मतलब हो गया -u²/4। बोलो हाँ। और तुम्हारा a हो गया 2f/2m। ठीक हो गया। अब यहाँ से आप s की वैल्यू निकाल लीजिए। s की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बताइए? 2 तो कट गया। बताइए mu² = 8fs आ रहा है हमारा। नहीं 2 कट जाए, 4fs आ रहा है। mu² = 4fs आ रहा है फाइनल इक्वेशन। mu² = 4fs किसी से मैच कर रहा है? देखिए 4 से मैच कर रहा है तो टिक कर दीजिए इसको, खत्म बात। A lump of clay of mass 10 gram traveling with a velocity of 20 cm/s towards east collides head on with the another lump of clay of mass
10 ग्राम ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द वेस्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं दोनों. इफ द टू लम्प्स कोएलेस आफ्टर द कोलिजन, व्हाट इज द वेलोसिटी इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम. बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे. ठीक है, देखिए सिचुएशन क्या है. इनिशियली दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, बताइए. और कोएलेस का मतलब हो गया चिपक जाना, ठीक है, जुड़ जाना, है ना. तो दोनों लंप ऑफ मासेस जुड़ गए. ठीक है, अब बताइए इनिशियल मोमेंटम कितना है. ग्राम में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है. तो कट जाना है यूनिट. तो 10 इंटू 20 पॉजिटिव में लिखेंगे और 10 इंटू 10 नेगेटिव में लिखेंगे. और बाद में हो गया टोटल मास 20 ग्राम, उसकी वेलोसिटी निकाल लीजिए. अगर पॉजिटिव आई तो ईस्ट हुई, नेगेटिव आई तो वेस्ट. 0 0 काटिए, कट गया. बताइए बी का वैल्यू कितना है. 20 माइनस 10, 10 हुआ इधर, डिवाइड बाई 2, 5 मीटर पर सेकंड आएगा. 5 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा. आई एम सॉरी, बिकॉज द यूनिट यूज्ड इज सेंटीमीटर एंड दैट इज अलॉन्ग ईस्टवर्ड डायरेक्शन सिंस आवर आंसर इज पॉजिटिव. एक गार्डनर है जो पानी दे रहा है पौधों को, और जो पाइप है उसकी डायमीटर दी हुई है 1 सेंटीमीटर. पानी निकल रहा है किस रेट से, 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, सीसी पर सेकंड. तो हाथ पे कितना फोर्स लगेगा उसके, ये निकालना है. ठीक है, इंपल्सिव फोर्स इतना ही पढ़ा है. मास कमिंग आउट पर सेकंड इंटू चेंज इन वेलोसिटी. मास कमिंग आउट पर सेकंड भी पढ़ा हुआ है मैंने. कितना पढ़ा हुआ बताओ, रो इंटू ए इंटू वी. और चेंज इन वेलोसिटी हो गई v माइनस 0, 0 से v तक एक्सेलरेट हुआ. तो कुल मिला के फोर्स तुम्हारा रो ए वी स्क्वायर हो गया. ठीक, लेकिन एक छोटा सा पंगा है, यहाँ वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है. उसके लिए कुछ और उपाय दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है, उसके लिए दिया हुआ है कितना वॉल्यूम पर सेकंड पानी जो है वो बाहर निकल रहा है, ये दिया हुआ है. डेंसिटी ऑफ वाटर तो ऑब्वियसली तुमको पता होगा, वो आप पुट कर लेंगे 1000. ठीक है, हाँ. तो रिएक्शनरी फोर्स इतना ही लगेगा जितना पानी पे आगे इंपल्सिव फोर्स लगेगा, उतना ही हैंड पे पीछे की तरफ लगेगा. बोलिए समझ में आ रहा है. तो अब इसमें वैल्यू डालना है हमें. वेलोसिटी नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है. ये बताइए वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकंड, कैपिटल वी, इसको कितना लिखते थे हम लोग, एरिया इंटू वेलोसिटी लिखते थे. क्या लिखते थे, क्या लिखते थे. और ये दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ, 1 सेंटीमीटर क्यूब. सही है, तो इससे आप वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे. कितना निकलेगा बताइए, 1/a इंटू dv/dt. बोलिए सही है. इसको उठाइए और यहाँ रख दीजिए. तो क्या आ जाएगा बताइए, रो एरिया निकालना पड़ेगा हमें, वैसे बाद में करेंगे ये काम हम लोग. और v की जगह हम लिखेंगे 1/a स्क्वायर इंटू रेट ऑफ वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकंड का स्क्वायर. बोलिए सही है. तो इससे एक ए कट जाएगा. एक कट जाने के बाद आपका जो इंपल्सिव फोर्स का फॉर्मूला आता है वो आता है रो, नीचे में एक ए, और साथ में आता है dv/dt का होल स्क्वायर. इनकी वैल्यूज़ मैं लिख देता हूँ, कैलकुलेट नहीं करूँगा, आप खुद कर लीजिएगा. पानी की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, हाँ है ना. एरिया आपको निकालना है पाई इंटू आर स्क्वायर से. डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ 1 सेंटीमीटर. तो आपका रेडियस हो जाएगा आधा सेंटीमीटर. आधा सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.5 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर. बोलिए समझ में आ रहा है. ये हो गया आपका एरिया. और dv/dt हुआ 1 ग्राम पर सीसी, 20 सीसी पर सेकंड. 20 सीसी पर सेकंड का मतलब 20 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब में करेंगे. तो इस टोटल को कैलकुलेट कर लीजिएगा. कैलकुलेट करने के बाद जो है जो आएगा वही आपका आंसर होगा. और बोलिए, चलिए क्वेश्चन पढ़िए. An empty plastic box of mass m is found to accelerate up at the rate of g/6 when placed deep inside the water. ठीक है. How much sand should be put inside the box so that it may accelerate down at the rate of g/6? तो ये ऊपर एक्सेलरेट इसलिए कर रहा है क्योंकि अपवर्ड फोर्स कुछ ना कुछ लग रहा है जो इसकी mg से ज़्यादा है. तो बायोवेंट फोर्स ही हो सकता है पानी के अंदर में. ठीक है, और इसकी एक्सेलरेशन g/6 है. अब मेरे को थोड़ा सा यहाँ बायोवेंसी के बारे में आपको बताना होगा, क्योंकि बिना उसको जाने क्वेश्चन बनेगा नहीं. तो बायोवेंट फोर्स जो होता है वो लगता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड. जितना वॉल्यूम इमर्स्ड होगा, अब यहाँ तो पूरा सॉलिड इमर्स्ड है तो मैं पूरा वी ले रहा हूँ. ठीक है, नहीं तो जितना पार्ट वॉल्यूम का इमर्स्ड है वही लिखना होता है यहाँ पे, इनटू जी. फिलहाल के लिए इतना जानिए. ठीक है, अगर बायोवेंसी के से रिलेटेड और ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो इस पर पूरा एक लेक्चर बना हुआ है, उसको देख लीजिएगा. मोशन अंडर बायोवेंसी कैसे होता है. तो फिलहाल के लिए फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ. अब लेकिन ये पूरा फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करूँगा बार बार, मैं खाली बी लिख के चलूँगा. तो अभी जो स्थिति दिख रही है उसमें इक्वेशन क्या बनता है इसका, उसमें इक्वेशन बनता है कि भैया b माइनस mg की वैल्यू जो है, मैं इसका इनिशियल मास m मान के चल रहा हूँ. ठीक है, इक्वल टू मास इंटू g/6. बोलिए समझ में आ रहा है ये पहला इक्वेशन. चलिए, जो सैंड आपने इसके अंदर भर दिया उसका मास m0 मान लीजिए. तो इससे क्या हो जाएगा बताइए, भारी हो जाएगा. लेकिन क्या इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, बॉक्स की वॉल्यूम तो सेम रहेगी, अंदर भरा आपने. इसको तो आउटर वॉल्यूम से मतलब है. आउटर वॉल्यूम मतलब जितना पानी डिस्प्लेस करेगा, जितना पानी ये बॉक्स डिस्प्लेस कर रहा है अपने डूबने की वजह से, बायोवेंसी को उस वॉल्यूम से मतलब होता है. ठीक, तो क्या अब ये ज़्यादा पानी डिस्प्लेस करने लगा, नहीं, हमने तो अंदर भरा है. अरे हॉलो स्फीयर डुबाइए चाहे सॉलिड स्फीयर डुबाइए, सेम रेडियस का होगा तो इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा ना वो. समझ में आ गई बात. तो इज बायोवेंसी गोइंग टू चेंज? नो, नॉट एट ऑल. तो बायोवेंसी विल रिमेन सेम. हाउएवर the weight will increase this time. हाँ या ना, the new weight will be m plus m0 into g. Say yes. Yes, sir. And that results in what? Downward acceleration. What is the downward acceleration this time? Again g/6. So what is the new equation? The equation number 2 is m plus m0
G इंटू जी minus B. बी इक्वल टू एम इंटू जी बाई 6। Yes. निकालना कितना है, क्या है, हमें सैंड हमने कितना इसमें डाला है वो निकालना है। बोलिए समझ में आ रहा है। तो हमें कुछ एलिमिनेट भी करना होगा। क्या इसमें एलिमिनेट करना होगा, सबसे पहले तो बायोन्सी एलिमिनेट करना होगा, हाँ है ना। तो बायोन्सी एलिमिनेट करते हैं ना, तो इन दोनों इक्वेशन को एक काम करते हैं, जोड़ देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को Yes, और sir. इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो क्या होगा बताओ। B will be बी भी कट जाएगा और एलएचएस में क्या हो जाएगा बताओ, एमजी में से एमजी भी कट जाएगा। MG. तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास बचेगा खाली एम नॉट जी, Yes sir. और राइट हैंड साइड में आपके पास बचेगा M 2 एम जी बाई 6 यानी एम जी बाई 3। 2 एम जी बाई 6 बच रहा है ना, बोलो सही है। तो बताओ एम नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, एम बाई 3। M by 3. Yes sir. गलत। तो यहाँ पे एम प्लस एम नॉट इंटू जी बाई 6 होगा, सही है, सही है, यही इक्वेशन होगा। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 2 मान के 1 और 2 को जोड़ दीजिए, बायोन्सी हट जाएगा, 1 + 2 करिए कितना मिलेगा बताइए। एम जी कट जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, बी भी कट जाएगा, एम नॉट जी मिलेगा, मिलेगा। राइट हैंड साइड बोलिए एम जी बाई 6 प्लस एम नॉट जी बाई 6 यानी 2m प्लस एम नॉट इंटू जी बाई 6। जी बाई 6 कॉमन ले लीजिएगा अंदर में, सही है। जी कैंसिल कर दीजिए, 6 को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिल रहा है बताइए, 6 एम नॉट इक्वल्स टू 2m प्लस एम नॉट, सही है। तो इससे 5 एम नॉट आ जाएगा और एम नॉट की वैल्यू आ जाएगी 2/5m, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ये पढ़ो, F1 F2 F3 पार्टिकल पे लग रहे हैं, F2 और F3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और पार्टिकल स्टेशनरी है। स्टेशनरी होने का साफ मतलब है कि उसकी एक्सेलरेशन क्या है बताइए, 0 है। Yes sir. अगर F1 को रिमूव कर ले तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा, इधर देखिए, मतलब इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता लॉज ऑफ मोशन में। ये बताइए F1 प्लस F2 प्लस F3 इन तीनों का रिजल्टेंट 0 है कि नहीं, Yes sir. बहुत बढ़िया। तुमने F1 को हटा दिया, हाँ. तो अब क्या बच गया यहाँ पे, F2 plus F3. तो नया रिजल्टेंट F2 प्लस F3 होगा। हाँ. अरे बोलो, अगर F1 को हटा दिया तो नया रिजल्टेंट क्या होगा, क्या होगा, F2 plus F3. बहुत बढ़िया। और क्या उसको हम माइनस F1 के बराबर लिख सकते हैं, हाँ sir. इक्वेशन नंबर 1 से ठीक है. लिख सकते हैं। इसका मतलब नए रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो F1 के बराबर होगा। तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, F1/m। F1. कोई भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जब दिया रहेगा ना, उसके ऊपर सेंटीमीटर निकालना रहेगा, तो जो बॉडी घूम रही है उसका सेंटर ऑफ मास का रेडियस लीजिए। अगर यूनिफॉर्म बॉडी है तो याद रखिए, बॉडी कैसा होना चाहिए, Uniform. यूनिफॉर्म होना चाहिए। बॉडी कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपका एक रस्सी है, देखिए यहाँ पे समझिए बात को, हैं, और इस रस्सी को आप घुमा रही हैं, तो सारा का सारा सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा यहाँ टेंशन जो एक्सिस पे लगेगा, यहीं खींच पकड़ेंगे ना, अरे बाबा यहीं से तो खींच के पकड़ेंगे ना, तभी तो सेंट्रीपिटल मिलेगा इसको। अब सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला नॉर्मली क्या होता है, टेंशन आपको सेंट्रीपिटल दे रहा है, आपको पता है। जैसे पत्थर को रस्सी में बांधते थे, घुमाते थे, तो वहाँ टेंशन ही सेंट्रीपिटल देता था ना, तो उसको तो लिख देते थे m⍵² r, क्योंकि उसकी एक यूनिक रेडियस थी। यहाँ रेडियस क्या लिखिएगा, यहाँ तो रेडियस इस पॉइंट से शुरू हो रहा है और इस पॉइंट तक सारा रेडियस ही रेडियस है, हर जगह पार्टिकल है। तो इस परिस्थिति में अगर ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म है, कैसा है, हाँ यूनिफॉर्म होना मस्ट है, याद रखिएगा, समझ गए। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, जो उसका सेंटर ऑफ मास है उसका रेडियस लिखिए। सेंटर ऑफ मास अभी के लिए तो आप ज्योमेट्रिकल सेंटर ही समझिए, समझ रहे हैं। तो बताइए सेंटर ऑफ मास का रेडियस यहाँ पे क्या होगा, L/2 होगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, m⍵² इंटू L/2 आ जाएगा। अब इसमें टेस्ट ट्यूब में लिक्विड भर के घुमाओ, रस्सी घुमाओ, जो घुमाने घुमाओ, तो अभी क्या है, ये ट्यूब ऑफ लेंथ L है और ठीक है m मास है, तो यही है और क्या है, आ गया आंसर, फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बोलिए समझ में आ रहा है। सेंटर ऑफ मास का रेडियस लेना। देखिए भाई ये क्वेश्चन देखिए, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, नहीं भाई पाथ तो गीता में थे, यहाँ थोड़ी है, पाथ, ठीक है, विद डिक्रीजिंग स्पीड। तो आपको बताना है कि क्या कांस्टेंट रहेगा। एक बात बताइए भाई, स्पीड डिक्रीज कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट कैसे रहेगा, एंगुलर मोमेंटम तो mvr होता है ना, अरे होता है कि नहीं होता, Yes sir. तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, एक्सेलरेशन ये a होना चाहिए, d छप गया है ना। अच्छा, ये है. अब कोई बात नहीं, ए रहे या डी रहे, कहता है कि ये कांस्टेंट रहेगा, तो कैसे कांस्टेंट रहेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का तो वैसे भी डायरेक्शन चेंज होता रहता Yes है। sir. अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहती तो भी ये कांस्टेंट ना होता, समझ रहे हैं बात को। और यहाँ तो स्पीड भी आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो ये कहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। पार्टिकल मूव्स इन स्पाइरल पाथ विद डिक्रीजिंग रेशियस, अभी देखिए स्पीड कम होता जाएगा, तो कहता है पार्टिकल जो है स्पाइरल पाथ में घूमेगा और डिक्रीज होता जाएगा उसका रेडियस, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए स्पाइरल पाथ में घूमी है जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि और उस पर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, समझ में आ रही है बात। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि स्पाइरल कर जाएगा। स्पाइरल करने का केस होता है, उस केस में मान लीजिए वो केस होता है जहाँ पे स्पीड कांस्टेंट हो रही है और रेडियस मेंटेन करने वाला कोई दूसरा फोर्स नहीं है,
ये भी तो हो सकता है कि सेम रेडियस होते हुए कोई रिटार्डिंग फोर्स लग रहा हो जो स्पीड कम कर रहा है। तो स्पाइरल होना ये थोड़ा एब्सर्ड टाइप का ऑप्शन है, तो ये जस्टिफाइड नहीं है। अब एक ही बचता है, लेकिन इसके लिए भी लॉजिक बता देते हैं, क्योंकि उसका प्लेन ऑफ सेंस ऑफ रोटेशन तो नहीं बदला। ये बताइए एंगुलर मोमेंटम जो वेक्टर आपको पढ़ा है वो किधर का वेक्टर होता है, किस डायरेक्शन में होता है? टेंजेंशियल होता है, रेडियल होता है, एक्सियल होता है, किधर होता है? टेंजेंशियल होता है एंगुलर मोमेंटम। किधर होता है टेंजेंशियल? ठीक है। देख लिया अंतर? यही अंतर होता है बेटा। क्या बोले जो बताओ। अब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन एक्सियल वेक्टर होने की वजह से ऊपर की तरफ होगा, ऐसे अलोंग द एक्सिस ऑफ द सर्कल। ये तो बदला नहीं। क्या डायरेक्शन बदल रहा है क्या इसका? कतई नहीं बदल रहा है। तो यही हमारा सही ऑप्शन लगाना चाहिए। चलो पढ़ो सवाल पढ़ो पहले। अ यूनिफॉर्म ब्लॉक ऑफ मास 6 kg एंड लेंथ 30 सेंटीमीटर पुल्ड विद दो फोर्सेज F1 F2 ब्ला 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 ऐसे दिया हुआ है कुछ, और उसकी लेंथ है, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, बीच से लाइन खींचा हुआ। अगर इसका टोटल मास दिया हुआ है बताइए 6 kg, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये पहले वाले टुकड़े का मास 2 kg होगा और दूसरे वाले टुकड़े का मास 4 kg होगा? 1:2 में डिवाइड कर दिया मास को। अब आप इन दोनों के बीच में टेंशन निकालना चाहती है तो देखिए इसको एक डायग्राम से रिप्लेस कर दीजिए, आपको कुछ करना नहीं है। आप इसके दोनों के बीच में एक इमेजिनरी रस्सी डाल दीजिए लाइट, ठीक है, एंड कंसीडर देम एज ब्लॉक्स। कहने का मतलब ये हुआ कि आप एक ब्लॉक यहाँ लीजिए, एक ब्लॉक यहाँ लीजिए, दोनों के बीच में रस्सी डालिए, यहाँ पे जो आपका रस्सी था वैसे ही छोड़ दीजिए, यहाँ पे जो रस्सी था ऐसे ही छोड़ दीजिए, पुली भी बनाइए एज सच जैसे पहले बनाया था आपने, ठीक है, और ये रस्सी आप नीचे जो ले रहे थे इसको रहने दीजिए ऐसे ही। अब आप क्वेश्चन बनाइए और ब्लॉक की तरह इसको सॉल्व कीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ओके सर। टेंशन निकल जाएगा। एक सेकंड रुकिए, इतनी जल्दीबाजी मत दिखाइए, थोड़ा सुन लीजिए। हाँ, अब मैं आपने पूछ लिया, अब मैं पूछता हूँ। बताइए इसका नेट एक्सेलरेशन बिना पेन उठाए कितना होगा? पिछली क्लास में तो बताया था मैंने आपको। आपको टेंशन वैसे निकालना है यहाँ पे, उस पर बाद में बात करेंगे। नेट एक्सेलरेशन बताइए। 20 प्लस 2 इंटू 32 मैं टेंशन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं अभी एक्सेलरेशन पूछ रहा हूँ आपसे। एक्सेलरेशन, सॉरी एक्सेलरेशन बताइए जल्दी बताओ, एक्सटर्नल फोर्स कितना सिस्टम पे है? कैसे हुआ? नेट फोर्स कितना हुआ? बहुत बढ़िया, 32 माइनस। देखिए भाई, नेट एक्सटर्नल फोर्स पैरेलल टू एक्सेलरेशन कितना हो गया? ये सपोर्ट कर रहा है, ये अपोज कर रहा है, सही है ना? तो 32 माइनस 20 ये हो गया आपका नेट फोर्स। और नेट मास कितना हो गया बताइए? 6। तो आपका एक्सेलरेशन कितना हो गया बताइए? 2 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया। अब टेंशन निकालते हैं शॉर्टकट से। चलिए, इधर का एक्सटर्नल फोर्स यानी 32 इंटू इधर का मास यानी 2 प्लस इधर का एक्सटर्नल फोर्स यानी 20 इंटू इधर का मास यानी 4 डिवाइडेड बाई कितना? 6। तो कितना आ गया जरा कैलकुलेट कर लीजिए फटाफट एक बार। 32 दूना 64, 64 और 80 हो गया 144, 144 को डिवाइड कर दीजिए 6 से, 24 आ जाएगा मेरे ख्याल से। देखिए तो पिछला प्रॉब्लम जो था, देखिए सब कुछ सेम है, बस एक अंतर है, मैं बता रहा हूँ। इधर देखिए, पिछली बार यहाँ 32 न्यूटन का फोर्स लगा रही थी, इस बार इसका वेट लग रहा है 3.2 g यानी 32 न्यूटन का वेट लग रहा है इसका। सेकंड बॉडी का वेट है 32 न्यूटन और पहले बॉडी का जो वेट है वो है 20 न्यूटन। हाँ है ना? अब बताइए सेम टू सेम आंसर आएगा कि कुछ चेंज होगा आंसर में? और क्या चेंज होगा? क्या टेंशन चेंज होगा, क्या एक्सेलरेशन चेंज होगा, कि दोनों चेंज होंगे? क्या चेंज होगा बताइए? हाँ बिल्कुल सही बात, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम बदल जाएगा क्योंकि मास ऑफ सिस्टम चेंज हो गया। नेट एक्सटर्नल फोर्स अभी भी 32 माइनस 12 है, आप समझ रहे हैं, लेकिन नेट मास ऑफ सिस्टम यहाँ पे 6 किलो और नीचे में हो गया 5.2 किलो। नहीं, ये होगा आपका नेट एक्सेलरेशन। टेंशन निकालना, पी पे निकालना है ना? हेलो, 2 ब्लॉक में कैसे? क्योंकि हैवी रोप है ना, हैवी रोप को आपको ब्लॉक की तरह ट्रीट करना है। आप मेरी बात समझ रही हैं? तो आपको हैवी रोप को बिल्कुल ब्लॉक की तरह ट्रीट करना है। मैंने रोप को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये एक्स लेंथ वाला है तो इसका मास हो जाएगा टोटल मास बाई टोटल लेंथ इंटू एक्स, और इसका हो जाएगा टोटल मास बाई टोटल लेंथ इंटू इसका लेंथ यानी L माइनस एक्स। अब आपको निकालना पी पॉइंट पे टेंशन, एक्सेलरेशन यहाँ हो नहीं सकता, समझ रहे हैं आप? नीचे वाले के FBD से हमारा काम हो जाएगा आराम से। हाँ तुम बोलो, अब क्या बोल रहे थे? टी नोट निकालना होता तो इनका नहीं अलग अलग ले लीजिए, हाँ एक साथ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टी नोट निकालना होगा तो उस पॉइंट के नीचे तो टोटल मास mg लटक रहा है, mg आंसर हो जाएगा। मतलब वो मैं बता रहा हूँ खाली FBD करके, नहीं टी नोट तो नेट mg हो जाएगा ना। इस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा भाई? जितना मास इसके नीचे लटका हुआ है, सही है? तो ये इससे आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ना इक्वेशन, टी ऊपर और वो किसको बैलेंस कर रहा है बताइए? बस ठीक है, सिंपल सी बात है, मतलब छोटा सा क्वेश्चन है ये।